मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आपके सामने टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग पर बात करूंगा। पिछले वीडियोस में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि काउंसलिंग कितने प्रकार की होती है और आपने जाना कि काउंसलिंग में दो व्यक्ति शामिल होते हैं, एक काउंसलर, दूसरा काउंसली। तो काउंसलर का प्रयास होता है कि काउंसली को ऐसी सहायता दी जाए ताकि वो स्वयं निर्णय लेने में समर्थ हो सके और वातावरण के साथ समायोजन कर सके, अपनी समस्या का समाधान कर सके। इसलिए परामर्शदाता को बड़ी सावधानी से परामर्श की प्रविधियों का चयन करना होता है। प्रविधियां अर्थात टेक्निक्स। आपने सुना होगा कि टेक्निक्स अपनाने से हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो आज आपसे टेक्निक्स के विषय में बातचीत करता हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि टेक्निक्स किसे कहते हैं। अगर हम डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन में टेक्निक्स का अर्थ देखें तो डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के अनुसार काउंसलिंग टेक्निक्स आर प्रोसीजर्स एंड अप्रोचेस यूज्ड बाय काउंसलर्स इन वर्किंग विद काउंसली। अर्थात परामर्श की जो टेक्निक्स हैं, प्रविधियां, वे प्रक्रम एवं उपागम हैं जो परामर्शदाताओं द्वारा परामर्श पाने वाले के साथ कार्य करने में प्रयुक्त की जाती हैं। अर्थात जब परामर्शदाता परामर्श देता है तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि किन बातों का ध्यान रखने से परामर्श की प्रक्रिया सफल हो पाएगी। तो जो बातें, जो प्रोसीजर वो अपनाएगा, जैसे हम कहें कौन सा प्रोसीजर है जिसको वो अपनाएगा और कौन सी अप्रोचेस हैं जिसको वो अपनाएगा, तो एक लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा जहां पर उन टेक्निक्स को बारी बारी से अवसर मिलने पर परामर्शदाता प्रयोग करता है। तो 3 टेक्निक्स आपके सामने इस स्लाइड में दिखाई पड़ रही हैं। पहली टेक्निक है साइलेंस, मौन धारण प्रविधि। मौन धारण प्रविधि क्या है? जब काउंसलर को अपनी समस्या बता रहा होता है तो परामर्शदाता या काउंसलर कोई प्रश्न नहीं पूछता है, चुपचाप उस व्यक्ति की बातें सुनता रहता है। इससे परामर्शदाता को समस्या की गंभीरता, जटिलता दोनों पर ध्यान केंद्रित करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो जाता है और परामर्श लेने वाला निसंकोच होकर अपनी बात कह सकता है। तो साइलेंस का अर्थ हुआ कि यदि परामर्शदाता बीच में बोलेगा और साइलेंस टेक्निक को लागू नहीं करेगा तो परामर्श लेने वाला अपनी बात को उतने प्रभावी ढंग से नहीं कह पाता है। दूसरी टेक्निक है एक्सेप्टेंस टेक्निक, स्वीकृति प्रविधि। अब स्वीकृति प्रविधि क्या है? एक्सेप्टेंस, ये भी एक प्रविधि है जिसमें परामर्शदाता ऐसा प्रदर्शित करता है कि जो वो समस्या सुन रहा है उस समय वो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है कि ठीक है, अच्छा है, हाँ आगे बताइए। ये प्रयास करता है कि परामर्श लेने वाले को ये लगे कि मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी जा रही है और उसे कोई संकोच ना हो, कोई भी विचार छुपाए नहीं और उसको अभिप्रेरणा मिले कि अपनी बात को निरंतर जारी रखे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम अपनी बात किसी से कहते हैं और वो रुचि के साथ न सुने तो उस बात को कहने में हमें संकोच होता है। तो इस टेक्निक का पालन बहुत आवश्यक है, एक्सेप्टेंस। तीसरा पॉइंट आता है रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट का अर्थ क्या हुआ? पुनर्कथन प्रविधि।
इसमें परामर्श प्रक्रिया जब चलती है तो परामर्शदाता कभी कभी छात्र या परामर्श लेने वाले की बात का पुनर्कथन भी करता है। इससे उस छात्र या उस व्यक्ति को यह आभास मिलता है कि वो जो कुछ कह रहा है ठीक कह रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि परामर्श लेने वाला आश्वस्त हो जाए कि हाँ, मेरी बात को समझा जा रहा है, जिससे परामर्श में मांगने आया हूँ उस पूरी बात को वो समझ रहा है। तो 3 बातें, पहली साइलेंस, दूसरी एक्सेप्टेंस, तीसरी रीस्टेटमेंट। 3 टेक्निक्स को मैंने आपके सामने रखा। आगे हम देखते हैं और कौन सी टेक्निक्स हैं जिस पर मैं बात करूंगा। क्लेरिफिकेशन। क्लेरिफिकेशन टेक्निक का अर्थ है स्पष्टीकरण प्रविधि। ये परामर्शदाता और परामर्श लेने वाले दोनों के लिए उपयोगी है। जब परामर्शदाता अपनी समस्या परामर्शदाता के समक्ष प्रस्तुत करता है तो कोई तथ्य या बात अगर अस्पष्ट लगती है या समझ में नहीं आती है तो फिर से वो प्रस्तुत करने को कहता है। कई बार होता है कि हमने अपनी बात कही, नहीं समझ पाए, तो हम कहते हैं कि इसको फिर से बता दीजिए, मैं समझ नहीं पाया हूँ, ताकि जब समस्या का समाधान किया जाए तो कोई बात अधूरी न रह जाए। इसलिए स्पष्टीकरण प्रविधि बहुत कारगर सिद्ध होती है और इससे समस्या को समझने में सहायता भी मिलती है, और छात्र को या परामर्श लेने वाले को ये विश्वास होगा कि मैं जो तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ उन तथ्यों में परामर्श देने वाला रुचि ले रहा है, तो अपनी बात को निडरता के साथ प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट टेक्निक, अप्रूवल, अनुमोदन प्रविधि। ये भी परामर्श की एक बहुत ही प्रभावशाली प्रविधि है, क्योंकि जब कोई छात्र या परामर्श लेने वाला अपनी बात को कहता है और परामर्शदाता अनुमोदन करता चला जाता है, तो परामर्श लेने वाले का परामर्शदाता पर विश्वास दृढ़ होने लगता है। उसे आभास होने लगता है कि हाँ, उसकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा, क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूँ उसका अनुमोदन परामर्शदाता लगातार कर रहा है। तो एक तरह से विश्वास की बात होती है। एक भरोसा, एक विश्वास जब कायम हो जाता है तो समस्या कहने वाला निश्चिंत हो जाता है कि निश्चित रूप से मेरी समस्या का समाधान परामर्शदाता करेंगे। नेक्स्ट है जनरल लीडरशिप। परामर्श की अन्य प्रविधि सामान्य मार्गदर्शन भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी समस्या को कहते समय बीच में अपनी बात को रोकने लगता है, बंद करने लगता है, और समस्या के संबंध में तथ्यों का प्रकटीकरण अभी शेष है। तो परामर्शदाता परामर्श लेने वाले को अपनी बात जारी रखने के लिए प्रेरित करता है कि कहीं ऐसा न हो कि वह बीच में अपनी बात समाप्त कर दे और संपूर्ण तथ्य परामर्शदाता के सामने ना आ सके, तो समस्या का समाधान बहुत ही प्रभावी ढंग से नहीं हो सकेगा। तो क्लेरिफिकेशन, अप्रूवल, जनरल लीडरशिप। अगली प्रविधियां, एनालिसिस। इस नाम से आप परिचित हैं। विश्लेषण। विश्लेषण किसे कहते हैं? विश्लेषण का अर्थ है कि कोई भी समस्या को अगर हम टुकड़ों में बांट लें और एक एक हिस्से की विवेचना करें, समीक्षा करें, और उसके पश्चात संपूर्ण समस्या का समाधान निकालें, तो जो पूरी समस्या प्रकट की गई है उसको एनालाइज करने के लिए उसके हर हिस्से पर परामर्शदाता द्वारा ध्यान दिया जाता है। इस विश्लेषण में वे समस्त तथ्य और सूचनाएं सम्मिलित होनी चाहिए
जो छात्र ने वर्णित की हों, जो उपबोधक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर विश्लेषण करता है, वो समस्या के समाधान तक कभी नहीं पहुंच पाता। तो एनालिसिस बहुत ही सावधानीपूर्वक करनी चाहिए। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन, विवेचन प्रविधि। क्योंकि जब विश्लेषण होता है उसके पश्चात विवेचन बहुत आवश्यक होता है। विवेचना तथ्यों के विश्लेषण के बाद निष्कर्ष निकालने का महत्वपूर्ण सोपान है। क्योंकि एनालिसिस के बाद जो इंटरप्रिटेशन किया जाएगा उसमें निष्कर्ष निकलेंगे और निष्कर्ष से समस्या का समाधान हो सकता है। अगर इंटरप्रिटेशन ठीक ढंग से नहीं होता है तो एनालिसिस व्यर्थ हो जाती है। इसलिए इंटरप्रिटेशन में बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है रिग्रेशन, परित्याग प्रविधि। कभी कभी जो उपबोधक है उसको उपबोध्य के विचार त्रुटिपूर्ण लगते हैं। उपबोधक का अर्थ यहाँ पर काउंसलर से है और उपबोध्य का अर्थ है काउंसली। शब्दावली में कई जगह आपको उपबोधक उपबोध्य भी पढ़ने को मिलेगा, कहीं परामर्शदाता, परामर्श प्रार्थी। तो इन शब्दों के अर्थ को समझ लें कि इंग्लिश में काउंसलर और काउंसली और हिंदी में दो प्रकार के शब्द आ जाते हैं। तो छात्र कोई भी कन्फ्यूज़न मस्तिष्क में ना रखें। तो जब उपबोधक को अर्थात काउंसलर को उपबोध्य के विचार त्रुटिपूर्ण लगते हैं तो ऐसे में दोषपूर्ण विचारों का परित्याग करना आवश्यक हो जाता है। परित्याग का उद्देश्य उपबोध्य की विचारधारा में परिवर्तन लाना है। कई बार अपनी समस्या को कहते हुए कुछ अनर्गल वार्तालाप भी हो जाता है। कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं जो समस्या का समाधान तो नहीं करेंगे, हाँ कुछ परेशानी में अवश्य डाल सकते हैं, लेकिन जब ये परित्याग किया जाए, जब ऐसे दोषपूर्ण विचारों को त्यागा जाए, तो काउंसलर को सावधान रहना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो जो काउंसलिंग कराने के लिए आया है वो उसका गलत अर्थ लेकर नाराज हो जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम किसी की बात को नहीं सुनते हैं या गलत कहते हैं तो वो उसको गलत रूप में ले लेता है। जबकि यहाँ पर परामर्शदाता का उद्देश्य है कि जो परामर्श लेने आया है, जो अपनी बात वो हमसे कह रहा है, उसमें अगर कुछ गलत चीज़ें हैं तो उनको त्याग कर सही चीज़ों को लेकर समस्या का समाधान करें। तो बहुत ही सावधानीपूर्वक रिग्रेशन टेक्निक को अपनाना होगा। तो एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड रिग्रेशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है एश्योरेंस। एश्योरेंस का नाम आपने सुना है कि एश्योर करना, किसी को एश्योर करते हैं। अगर कोई किसी को एश्योर करता है, आश्वासन देता है, तो निश्चित रूप से उसके भीतर एक विश्वास जागृत होता है। एश्योरेंस अर्थात आश्वासन प्रविधि। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रविधि है कि परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत परामर्श लेने वाले की समस्या से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए जो परामर्श दे रहा है वो उसे आश्वासन देता है कि तुम जो भी बात मुझे बता रहे हो, जो भी समस्या संबंधित बातें हैं, वे सभी गोपनीय रखी जाएंगी और तुम्हारी समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करो। क्योंकि कहा गया है कि अगर एक भरोसा परामर्शदाता स्थापित कर लेता है तो उस भरोसे के बल पर छात्र या परामर्श मांगने वाला एश्योर हो जाता है, आश्वस्त हो जाता है और उसे लगता है कि मैं बिल्कुल सही जगह पे आया हूँ और मेरी समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। तो आश्वासन देते समय परामर्शदाता को बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। वो एक विश्वास जागृत कर ले
कि तुम जो भी बता रहे हो उसकी कहीं भी गोपनीयता भंग नहीं की जाएगी। कई बार आपने देखा कि आप किसी बड़े को या किसी शिक्षक को अपना मानकर अपनी महत्वपूर्ण बातें शेयर करते हैं, बताते हैं, और आपको भरोसा होता है कि समाधान मिल जाएगा। लेकिन जब किसी तीसरे व्यक्ति से आपको उस अपनी बात का पता चलता है कि जिनको आपने अपनी महत्वपूर्ण बात बताई थी उन्होंने उस बात को कई और जगह शेयर कर दिया है और उसको गलत अर्थों में शेयर कर दिया है, तो आपको बड़ा दुख होता है और विश्वास आपका खंडित होता है परामर्शदाता के प्रति। दोबारा आप उस व्यक्ति के पास कभी भी नहीं जाना पसंद करेंगे जिसने आपकी गोपनीयता को भंग किया है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि अगर कोई व्यक्ति आप पर विश्वास करके अपनी बात कह रहा है, अपनी कमी भी का उल्लेख कर रहा है, तो आप उसकी गोपनीयता को बरकरार रखेंगे तो एक अच्छे काउंसलर के रूप में आप स्थापित हो सकते हैं। नेक्स्ट है लेक्चर। लेक्चर बहुत ही कॉमन शब्द है। लेक्चर का अर्थ है कि आप एक तरह से काउंसलर जो है वो लेक्चर देता है, एक भाषण देता है, अपनी बात कहता है। एज ए लेक्चरर वो छात्र के सामने प्रस्तुत होता है, व्याख्यान देता है। तो लेक्चर का अर्थ है व्याख्यान प्रविधि। शिक्षा जगत में व्याख्यान प्रविधि बहुत अधिक लोकप्रिय है क्योंकि हम शिक्षक शिक्षण विधि के रूप में इस व्याख्यान प्रविधि को अपनाते हैं और इसका उपयोग माध्यमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक किया जाता है। तो व्याख्यान प्रविधि का उपयोग प्रायः सामूहिक परिस्थिति में किया जाता है और इसमें परामर्शदाता प्रधान होता है और जो छात्र या परामर्श लेने वाला है वो श्रवण करता है, अर्थात वो निष्क्रिय रहता है। लेकिन इस प्रविधि की आवश्यकता क्यों है? क्यों इस प्रविधि को अपनाया जाए? तो जब काउंसली अपनी बात कह रहा है और कहीं पे घबराहट उसको महसूस हो रही है, तो उस स्थिति में उसको प्रेरित करने के लिए व्याख्यान प्रविधि प्रयोग कर सकते हैं। अपनी बात को वो स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है, शब्दों को सही ढंग से चयनित नहीं कर पा रहा है, तो समय बचाने के लिए भी व्याख्यान प्रविधि प्रयुक्त हो सकती है और बहुत सारी बातों को संक्षिप्त करने के लिए भी व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो जहाँ पर परामर्शदाता को यह महसूस हो कि इस व्याख्यान प्रविधि की आवश्यकता है, वहाँ पर वो इस प्रविधि का प्रयोग भी करेगा। यहाँ बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो परामर्श की प्रक्रिया चल रही है उस पूरी प्रक्रिया के दौरान ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि छात्र या परामर्श लेने वाला कहीं पर भी दिग्भ्रमित ना हो, अपनी अधूरी बात परामर्शदाता तक ना पहुंचाए, संपूर्ण तथ्य परामर्शदाता को प्राप्त हो जाएं, तभी उस समस्या का समाधान हो सकेगा। अन्यथा की स्थिति में समस्या का समाधान होना संभव नहीं होगा। तो इसीलिए समय समय पर जिस प्रविधि की आवश्यकता है उस प्रविधि को प्रयुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट, डिस्कशन। डिस्कशन भी बहुत आवश्यक है क्योंकि आपने देखा जब भी कोई समस्या पर हम विचार करते हैं, दो लोग मौजूद हैं और उनके बीच में अगर परिचर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, तो परिचर्चा प्रविधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है। कोई भी प्रकरण हम ले लेते हैं, कोई भी समस्या ले लेते हैं और उसके स्तर पर परस्पर वार्तालाप करना, आपस में बातचीत करना। कभी होता है कि आपने जो बात कही वो मुझे समझ में नहीं आई, तो परिचर्चा के माध्यम से मैं आपसे सही बात निकलवाने की कोशिश करूँगा। तो परामर्शदाता जहाँ पर भी संभव समझेगा इस परिचर्चा को, इस डिस्कशन को प्रयुक्त करेगा ताकि जितनी ज़्यादा परामर्श प्रक्रिया में उपबोध की सहभागिता होगी उतना ही ज़्यादा वो समस्या को समझ सकेगा।
योकम और सिम्पसन दो मनोवैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा है कि परिचर्चा वार्तालाप का एक विशिष्ट रूप है। साधारण वार्तालाप की अपेक्षा परिचर्चा में उच्च स्तर के तार्किक विचारों का विनिमय होता है और वार्तालाप में महत्वपूर्ण विचारों या समस्याओं पर चर्चा होती है। जो साधारण बातचीत हम करते हैं उसमें और परिचर्चा में तार्किक विचार शामिल होते हैं, तो समस्या के समाधान के लिए तार्किक विचारों का होना भी बहुत अधिक जरूरी है। क्लार्क और स्टार दो मनोवैज्ञानिक हुए। उन्होंने भी कहा कि परिचर्चा किसी व्यक्ति को अहम भाव प्रदर्शित करते हुए वार्तालाप में प्रभुत्व स्थापित करने का स्थान नहीं है। अर्थात परिचर्चा के दौरान मैं अपनी ईगो के साथ ईगो को प्रदर्शित करते हुए अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये परिचर्चा नहीं है। और ना ही अपने दृष्टिकोण को दूसरे पर लादना है। परिचर्चा अन्य शब्दों में न तो व्याख्यान है और न वर्णन। अर्थात परिचर्चा में कहीं पर भी इस बात की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, मैं अपने विचारों को आप पर थोप रहा हूँ। ये सारी बातें इस परामर्श प्रक्रिया को बाधित कर देंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो टेक्निक अपनाई जाए उस टेक्निक की जो आत्मा है, वो टेक्निक क्यों लाई गई, उसको ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ें। तो एश्योरेंस, लेक्चर, डिस्कशन। अब अगली स्लाइड देखते हैं। ड्रामेटिक्स। ड्रामेटिक्स का अर्थ क्या हुआ? ड्रामा शब्द आपने सुना है? अभिनय। ड्रामा के माध्यम से बहुत सारी बातें होती हैं। नाटकीयकरण। अक्सर टीवी पर आपने देखा कि कोई भी घटना उसका ड्रामेटाइजेशन किया जाता है, नाट्य रूपांतरण। तो आपने देखा सारी बातें आपको समझ में आती है, पात्र कौन से होंगे, क्या समस्या है, तो नाटक के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो परामर्श में भी नाटकीकरण एक प्रविधि है और इस प्रविधि का प्रयोग जो परामर्शदाता है वो परामर्श लेने वाले से समस्या और उसमें स्वयं से संबंधित तथ्यों को प्रकट करवाने के लिए करता है। इसलिए परामर्शदाता को अभिनय भी आना चाहिए। अर्थात कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को जानने के लिए नाटक करते हैं, अपने चेहरे के जो भाव हैं, भाव भंगिमा को बदलते हैं, जो हमारी टोन है बातचीत की उसको बदलते हैं ताकि वास्तविक चीज़ निकल कर आए। और वास्तव में जो भी परामर्श देने वाला है उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात छूट जाए और मैं जो इसको समाधान देने जा रहा हूँ वो समाधान संपूर्ण समाधान न हो। संपूर्ण समाधान न होने पर परामर्श प्रक्रिया फेल मानी जाएगी। इसलिए नाटक के द्वारा, अभिनय के द्वारा परामर्शदाता प्रयास करता है कि सारी चीज़ें बाहर निकल कर आएँ। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद रैपर्ट, आत्मीयता प्रविधि। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है, आत्मीयता प्रविधि। जब परामर्श प्रक्रिया चल रही होती है तो परामर्श लेने वाला और परामर्श देने वाला, उनके बीच में जितनी अधिक आत्मीयता स्थापित हो जाएगी, परामर्श की सफलता भी उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। आत्मीयता का अर्थ है अपनापन। आपस में परामर्शदाता और परामर्श लेने वाला, जब उनके बीच में एक अपनापन महसूस होता है, उसमें कोई भी बात छात्र या परामर्श लेने वाला छिपाएगा नहीं, तथ्यों को ज्यों का त्यों सामने रखेगा। तो परामर्शदाता जब उसे अपना लगेगा कि हाँ ये मेरे अपने हैं और निश्चित रूप से ये इस समस्या का समाधान करेंगे, तो ये आत्मीयता इस परामर्श प्रक्रिया को बहुत ऊंचाई पर ले जाती है। और अगर उसमें कहीं आत्मीयता का अभाव है तो संकोचवश, भय के कारण छात्र या परामर्श लेने वाला
अपनी बात को उतने प्रभावी ढंग से नहीं कह सकता जितने ढंग से उसे कहना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि अगर कोई छात्र या परामर्श लेने वाला दुखी है, रो रहा है, परेशान है, और प्यार से शिक्षक या माता पिता उससे कुछ पूछते हैं तो वो रो पड़ता है। और जब आप उससे पूछते हैं क्यों रो रहे हो, क्या समस्या है, तो जैसे ही उसको लगता है कोई अपना बड़ा उससे पूछ रहा है तो वो अपनी बात को धारा प्रवाह ढंग से कहने लगता है कि ऐसा हुआ, मुझे इस तरह से कोई बात कही गई जो मुझको बुरी लगी है, या मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, मैं समाधान नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो ये आपने रोज़ के जीवन में आप देखते हैं, अपने घर में, पड़ोस में, स्कूल में, कॉलेज में, कि जैसे ही कोई दुखी, कोई परेशान व्यक्ति से आप आत्मीयता दिखाते हैं तो वो आपको अपना मानकर अपनी चीज़ें शेयर करता है, और वहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उससे कहीं आपसे आत्मीयता होने के कारण एक अपनापन जो मिला है उससे वो आपसे समाधान चाह रहा है। लेकिन अगर आपने उसकी बात को कहीं और मजाक के ढंग से या उसकी बात को कहीं और कह दिया और उसको बाद में पता चलता है, तो उसके दुख की सीमा नहीं रहती और उसका विश्वास भी टूट जाता है। तो परामर्श देते समय ध्यान रखें, अगर आपको अच्छा काउंसलर बनना है तो ये ध्यान रखें कि जो विश्वास की प्रक्रिया है, जो आत्मीयता है, ये ख़त्म ना होने पाए, क्योंकि परामर्श देना कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत ही मानवीय है, सांवेगिक है, संवेदनापूर्ण है। इसमें किसी प्रकार की चालाकी, मक्कारी उसका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं। जब हम परामर्श देते हैं और परामर्श लेने वाला संतुष्ट होकर जाता है और उस परामर्श से उसकी समस्या का समाधान होता है, तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। और शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में माना जाता है। तो जो भी छात्र या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि जीवन में कदम कदम पर हमें भी परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, और हम स्वयं भी कभी परामर्शदाता होते हैं, कभी कोई और हमारा परामर्शदाता होता है। तो जब हम परामर्श लेने जाते हैं उस समय परामर्शदाता से, काउंसलर से जिन गुणों की अपेक्षा रखते हैं उन गुणों का समावेश हमारे भीतर भी होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे काउंसलर बन पाएंगे। प्रविधियाँ तो एक रास्ता है, टूल हैं, ये प्रविधियाँ हमारी सहायता करती हैं, लेकिन जो आपकी मन की भावना है, अगर हमारे मन में है कि हम छात्र का परामर्श सही ढंग से करें, इसकी समस्या का वास्तव में समाधान करें, तो ये प्रविधियाँ हमारे बहुत काम आ सकती हैं। अन्यथा मात्र ये एक टूल बनकर रह जाएंगी। जैसे टूल बॉक्स में बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग सभी लोग उतनी कुशलता से नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से काउंसलिंग टेक्निक्स भी टूल्स हैं, इनका प्रयोग करने के लिए भी हमें बहुत अधिक सावधानी से चलना होगा। इस पूरे वीडियो में मैंने कोशिश की है आपको हर प्रविधि के विषय में समझाने के लिए। इससे संबंधित टेक्स्ट उपलब्ध रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर देखें, उसके अंदर टेक्स्ट मिलेगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लाभदायक सिद्ध होगा। उसके भीतर आप पढ़कर, याद कर उसको एग्जामिनेशन में भी लिख सकते हैं, और किसी प्रकार का और भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई समस्या है, उसको कमेंट बॉक्स में आप निश्चित रूप से लिखें। मैं काउंसलर के रूप में सदैव आपके साथ हूँ। आप सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें और खुश रहें। धन्यवाद।